हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चंस एलएम, एसए और राजस्थान के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज निकली हुई है उन सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो केटीपी क्लासेस ऐप को, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है HSSC एलएम 9, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी मशीन की दक्षता अधिक कब होगी? आप सभी को पता है भी कोई भी मशीन है उसकी हमें एफिशिएंसी ज़्यादा कब मिल सकती है? उसके अंदर हानियाँ कम हो। सीधा सा क्वेश्चन है कि कोई भी मशीन है उसके अंदर हानि कम होगी तो उसके अंदर दक्षता जो है एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निम्न हानियाँ, दूसरा ऑप्शन है KWH का उपभोग निम्न हो, पावर निम्न हो और पावर का वास्तविक घटक निम्न हो। इनसे हमें कोई लेना नहीं है, हमें लेना है सिर्फ हानियों का। मतलब अगर हमारे पास मशीन के अंदर हानि कम होगी तो उसमें हम एफिशिएंसी जो है वो दक्षता जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर का जो बॉडी है वो किसकी बनाई जाती है? आप सभी ने पढ़ा होगा, एक तो होता है बड़ी मशीन के लिए, ठीक है ना, एक होता है छोटी मशीन के लिए। बड़ी मशीन और छोटी मशीन। बड़ी मशीन की बात करें तो इसका हम वो जो बॉडी है वो CS यानी कास्ट स्टील की बनाते हैं, और जो हमारे पास छोटी मशीन है इसकी जो बॉडी है वो किसकी बनाते हैं? CI कास्ट आयरन की। ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है स्टील का, ऑप्शन सी है नरम लोहा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी क्या करोगे, जो भी आपके आंसर सही बैठ रहे हैं देख चेक कीजिए कितने आपके क्वेश्चंस सही है। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे भी कितने आपके क्वेश्चंस है वो सही हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड पोल कितने प्रकार के होते हैं? तो फील्ड पोल जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फील्ड पोल कौन से होते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई मशीन की बॉडी है, इस तरह से 4 पोल हमने बना दिए। अब जो पोल पर यहाँ पर वाइंडिंग होगी इसको हम कौन सा बोलते हैं? इस वाइंडिंग को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर ये वाइंडिंग रहेगी फील्ड वाइंडिंग। बीच में जो घूमने वाला पार्ट रहता है आर्मेचर, ठीक है ना। तो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग करते हैं ये वाइंडिंग होती है कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होगी, स्टेटर के साथ जो पोल अटैच होंगे वहाँ पर करते हैं, और जो आर्मेचर के साथ जो वाइंडिंग करेंगे उसे बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड पोल जो है वो कितने प्रकार के ये पूछा गया है? 5 प्रकार के कभी नहीं होते, ना 3 प्रकार के होते हैं, हाँ 2 या 8 इनमें से हो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, इसका फील्ड पोल जो है वो 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन सी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोल्डेड पोल प्राय बनाए जाते हैं। जो मोल्डेड पोल है वो प्राय बनाए जाते हैं अनिल्ड स्टील के, कास्ट आयरन के, ए व बी दोनों के, या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है जो हमारे पास मोल्डेड पोल प्राय होंगे वो किसके बनाते हैं? कास्ट आयरन के ही बनाते हैं, CI के ही। ठीक है ना, इससे पहले भी हमने देख लिया था ये क्वेश्चन। चलिए, आर्मेचर व इसके चालकों का मुख्य कार्य है। आर्मेचर जो है और उस पर जो चालक है उसका मुख्य कार्य क्या है? धारा पैदा करना, EMF पैदा करना, शक्ति पैदा करना, या सभी इसका काम है? तो आप सभी को पता है जो आर्मेचर होगा इसके चालकों का मुख्य कार्य क्या होगा? EMF पैदा करना होता है, जिसे हम बैक EMF भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप सभी ने नाम सुना होगा कि एक EB के नाम से अपने नाम सुना होगा बैक EMF, और इसी के साथ में एक और होता है इसी के साथ में जिसे हम EG बोलते हैं, जनरेट EMF। जनरेटर के अंदर बोला जाता है जनरेट EMF और मोटर के अंदर बोला जाता है बैक EMF। दोनों का फॉर्मूले की बात करें, दोनों का फॉर्मूला एक ही है कि P/ZN बटा में हमारे पास होता है 60A। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बैक EMF का और EG का, अगर जनरेटर की बात हो चाहे मोटर की बात हो। ठीक है ना, तो आर्मेचर व इसके चालकों में मुख्य क्या पैदा होता है, क्या कार्य करते हैं? EMF पैदा करना। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार रखा जाता है।
अब आप सभी ने देखा होगा कि एक तो हमारे पास होता है पोल कोर, जैसे ये कोई एक पोल बना दिया इस तरह से, यहाँ पर ये जो ऊपर का भाग हमने निकाला है इसे बोलते हैं पोल शू, ठीक है। और ये हमारे पास होता है पोल कोर, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार रखा जाता है। ये जो आकार इसकी अपेक्षा बड़ा क्यों रखते हैं ये बताइए। 3 गुना रखते हैं, 4 गुना रखते हैं, बराबर रखते हैं या 2 गुना रखते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 गुना यानी कि डबल रखते हैं इसका हम आकार जो है वो, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग कहलाता है, ठीक है। कम्यूटेटर का नाम आप सभी को पता होगा। जिन बच्चों ने थ्योरी की तैयारी कर रखी है अच्छी तरह से उनको कम्यूटेटर तो बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कम्यूटेटर क्या काम करता है, ठीक है। चलिए अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे पास। कम्यूटेटर का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर, राइजर, ब्रश या फिर शाफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कम्यूटेटर का जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाया जाता है, राइजर कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, यहाँ से हमने एक आर्मेचर बना दिया, आर्मेचर के साथ में कम्यूटेटर लगा होता है यहाँ पर, उसके बाद में शाफ्ट होती है। तो ये कम्यूटेटर जो जुड़ा होगा इनके साथ, आर्मेचर के साथ, जो उसे क्या बोलेंगे, राइजर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव रखा जाता है 0.1 से 0.25 kg। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो ब्रश होता है, जो हम कार्बन का ब्रश यूज करते हैं, उसका स्प्रिंग जो होता है उसका दबाव कितना होता है, ठीक है। 100 ग्राम से 250 ग्राम, ए व बी दोनों 1 kg, ठीक है ना। उसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 0.1 से लेकर 0.25 kg तक हम रखते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही बात है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव रखा जाता है, कितना होगा, ए और बी ऑप्शन इसका सही होगा। कार्बन आता है, ठीक है ना, कार्बन आपको पूछा है, कार्बन आता है पीटीसी, एनटीसी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर किसी बच्चे को ये भी पता नहीं है भी पीटीसी क्या है, एनटीसी क्या है, वो थोड़ी सी तैयारी को अपनी अच्छी तरह से करें। पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना, यानी कि जो धनात्मक तापक गुणांक बोलते हैं इसे हम, धनात्मक तापक गुणांक। एनटीसी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक तापक गुणांक होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन जो हमारे पास होगा वो किस पर आएगा, एनटीसी पर आता है, हमेशा नेगेटिव तापक गुणांक होता है कार्बन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो एनटीसी के अंदर यानी कि नेगेटिव तापक गुणांक के अंदर कैटेगरी में आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ब्रश को कब बदलना चाहिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने पूछा हुआ है, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कई बार, और पर्सनली भी कई बार पूछ लेते हैं जी ब्रश को जो है वो बदलना कब चाहिए हमें, ठीक है। नया ब्रश हमने लगा लिया, कितने दिनों के बाद उसे चेंज करना चाहिए, या क्या कुछ इसकी कंडीशन होती है। तो देखिए कंडीशन क्या रहेगी इसकी, मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाए, 1/3 भाग घिस जाए, या 1/4 भाग रह जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ब्रश को हमें कब चेंज करना चाहिए, अगर वो मूल लंबाई का 2/3 भाग घिस जाता है तब हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर। आर्मेचर की पत्तियों की मोटाई होती है, ठीक है। आपको पूछा गया आर्मेचर की पत्तियों की मोटाई। ऑप्शन ए दे रखा है 1/64 इंच, ऑप्शन बी है 2 इंच, ऑप्शन सी है 0.35 इंच, और सभी भी दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ऑप्शन तो हमने कभी सुने ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे लिए रहेगा सही, कि आर्मेचर की जो पत्तियों की मोटाई है वो कितनी होती है, 1/64 इंच सही रहेगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कम्यूटेटर धारा देने में सहायता करता है, ठीक है। एक दिशीय, 2 दिशीय, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, कम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना या फिर डीसी सप्लाई को एसी में बदलना।
ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की तरह काम करता है कम्यूटेटर जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, कम्यूटेटर हमेशा जो धारा देता है वो एक दिवसीय यानी कि एक दिशीय, एक ही दिशा में सिर्फ धारा देता है, प्रोवाइड करवाता है ये, ठीक है। दोनों दिशा में धारा प्रोवाइड ये नहीं करवाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते आगे। डीसी जनरेटर का भाग नहीं है बॉडी, ब्रश, मोल्डेड पोल, रिले। तो यहाँ पर आप सभी को पता है रिले हमारे पास डीसी जनरेटर का भाग में नहीं आती, ठीक है ना। रिले तो अलग अलग हमारे पास जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह है, जो पैनल वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी जनरेटर का पार्ट है, ब्रश है वो भी जनरेटर का पार्ट है, मोल्डेड पोल मैंने आपको बता दिया ये भी जनरेटर का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं और उनको कोई नई बुक चाहिए, ठीक है ना, तो वो नई बुक यहाँ पर एक बार इस बुक को जरूर ट्राई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल एएलएम और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए तैयार कर रखी है। अगर कोई बच्चा इसे ऑफलाइन यानी कि अपने घर पे एड्रेस पे मंगवाना चाहता है तो आप हमें क्या है, इस नंबर पर मैसेज ड्रॉप करिए और आपके जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पर बुक ये भेज दी जाएगी, ठीक है। बाई पोस्ट आपके पास ये बुक आएगी, ओके। तो ये है बुक के लिए, कोई बच्चा अगर चाहिए किसी को तो ज़रूर एक बार क्या है इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन। पुली बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, कास्ट आयरन की, एनेल्ड स्टील की या पीतल की बनाई जाती है। तो हमारे पास पुली जो होती है वो बनाई जाती है कास्ट आयरन की, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आप सभी के लिए। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो आपके लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल से रहते हैं, आसान से आप कर सकते हो इनको, और एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। चलिए, डीसी जनरेटर में कूलिंग फैन का कार्य है मशीन को ठंडा रखना, चुंबकीय पथ प्रदान करना, मशीन को उठाना, या इनमें से कोई नहीं। तो कूलिंग का आप सभी को पता है मेन कार्य क्या रहेगा, कूलिंग का तो ठंडा रखना ही काम होता है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्मेचर का प्रतिरोध, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए आपसे। आर्मेचर का प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम, 1 ओम से अधिक, 4 ओम या फिर 100 ओम। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा 1 ओम जो हमें दे रखा है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बड़ी मशीनों में बेरिंग प्रयोग होते हैं। तो बड़ी मशीन है उसके अंदर बेरिंग कौन से प्रयोग करते हैं, बुश बेरिंग होगा, बाल बेरिंग है, या रोलर बेरिंग है, या सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बड़ी मशीन है उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसको हम बनाते हैं CS की, कास्ट स्टील की, और उसमें जो बेरिंग यूज़ करते हैं वो बाल बेरिंग यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, बाल बेरिंग, जिसमें गोलियां होती है छोटी छोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम लागू होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का एक तो राइट हैंड रूल, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। तो दायां हस्त नियम का मतलब क्या होता है, दायां हस्त नियम का मतलब होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड देखिए, जैसे मान लीजिए ये थंब है, ये हमारे पास हो गई 4 फिंगर, ये हमारे पास हो गई मिडिल फिंगर। थंब जो है अंगूठा, ये क्या बताता है, ये हमारे पास बताता है गति या बताएगा बल की दिशा, जो चालक है कंडक्टर है उसकी बल की दिशा। ये जो उंगली है 4 फिंगर जिसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, ये बताती है जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा बताएगी 4 फिंगर। और जो ये हमारे पास उंगली है मिडिल फिंगर, ये बताएगी जो उत्पन्न EMF है, ठीक है ना, जो भी इंड्यूस्ड EMF है या फिर प्रेरित धारा है उसकी दिशा बताएगी हमारे पास मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये रूल हम कौन से के अंदर यूज़ करते हैं, मोटर में, जनरेटर में, या AC मोटर में, या सभी में। तो आप सभी को पता है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। दायां यानी कि हमारे पास क्या रहता है, राइट हैंड रूल रहता है। अब राइट हैंड रूल का मतलब जो राइट हैंड से हम क्या जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होगा, इस DC जनरेटर होता है राइट हैंड रूल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के अंदर। चलिए ऑप्शन बी इसका सही हो गया। योग का कार्य है, योग का मेन कार्य क्या है, पथ प्रदान करना, चुंबक उत्पन्न करना, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, या सभी। तो इसके अंदर हमारे पास आंतरिक भाग जो होंगे उनको सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा, योग जो है भी, ठीक है ना। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए
स्लिप रिंग जो है वो बनी होती है, स्लिप रिंग लिखा हुआ, थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ इसके अंदर, कोई बात नहीं, मैनेज करना। स्लिप रिंग बनी होती है कॉपर की, लोहे की, फास्फोरस ब्रोंज की या फिर मैग्नीन की। तो आप सभी को पता है स्लिप रिंग हमेशा हम किसकी बनाते हैं, फास्फोर ब्रोंज की बनाते हैं इसे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, आर्मेचर की वाइंडिंग जुड़ी होती है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो जुड़ी होगी श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी या समानांतर क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर जो हमारे पास आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो श्रेणी क्रम में भी हो सकती है, समानांतर क्रम में भी। इसका मतलब क्या हुआ, आर्मेचर की वाइंडिंग लेप वाइंडिंग भी हो सकती है और वेव वाइंडिंग भी हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, समानांतर वाइंडिंग बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि लेप वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं या समानांतर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर कार्य करता है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, नियंत्रण फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो हमारे पास कम्यूटेटर है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है, इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है ना, एसी सप्लाई है डीसी सप्लाई में चेंज करना होता है रेक्टिफायर का। और जो दूसरा काम होता है कम्यूटेटर का, ये काम करता है इन्वर्टर की तरह भी काम करता है ये, ठीक है ना, इन्वर्टर की तरह भी। इन्वर्टर की तरह कैसे, ये जो है वो डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करता है, कम्यूटेटर दोनों काम करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डीसी जनरेटर में लो हानि होती है, डीसी जनरेटर के अंदर लो हानि होती है, लो हानि मतलब आयरन लॉस, ठीक है। कम्यूटेटर, योक, मुख्य बॉडी या फिर आर्मेचर रोटर में। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा डी, यानी कि आर्मेचर का जो रोटर है, घूमने वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या होती है, आयरन हानि होती है, लो हानि जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये आप ध्यान रखोगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है, पैरेलल पाथ जो पूछा गया इसके अंदर, समानांतर पथ मतलब पैरेलल पाथ। तो आप सभी को पता है लेप वाइंडिंग LAP लिखते हैं लेप वाइंडिंग को, तो A और P बराबर में दिखाई दे रहे, बिल्कुल एकदम नज़दीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेप वाइंडिंग के अंदर जो समानांतर पथ होंगे, A जो होगा, A हमारे पास क्या होता है, समानांतर पथ, वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ पोल के, ठीक है, ये होता है लेप वाइंडिंग में। तो यहाँ पर A बराबर 2 होंगे, A बराबर 4 होंगे, 8 होंगे या फिर A बराबर P होंगे। तो आप सभी को मैंने अभी बता दिया था कि लेप वाइंडिंग के अंदर LAP नज़दीक आएगा, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, बस ऑप्शन नंबर डी इसका सही बैठ रहा है, बिल्कुल आसान ट्रिक है ये, ठीक है। चलिए, तो एक बात और ध्यान रखना है आप सभी को, जो लेप वाइंडिंग है LAP, ये अधिक करंट के लिए यूज़ होती है और कम वोल्टेज के लिए यूज़ होगी, दोनों ट्रिक इसी नाम के अंदर छिपी हुई है। लो पोटेंशियल, A से एम्पियर ज़्यादा करंट, इस तरह से ट्रिक बना रखी है, आप याद रखिए इसको भी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, वेव वाइंडिंग में पथ की संख्या होती है, ठीक है ना। वेव वाइंडिंग में समानांतर पथ है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, जो ये लिखा हुआ पथ यहाँ पर कर लीजिए पैरेलल पाथ, ठीक है। पैरेलल पाथ जो है उसकी संख्या कितनी होगी वेव वाइंडिंग में। चलिए A बराबर P, A बराबर 2, A बराबर 8 और A बराबर जो 1 है। अगर किसी बच्चे को अभी तक डाउट हो ये A है क्या, A हमारे पास होता है समानांतर पथों की संख्या, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है किसके अंदर, आपको पूछा गया वेव वाइंडिंग के अंदर। तो वेव वाइंडिंग के अंदर समानांतर पथ हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही, मेरा बी ऑप्शन सही है। तो ये थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हमने किए हैं प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा अभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो वास्तव के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है, जिसने अभी मान लीजिए ITI कंप्लीट की है या फिर कुछ दिनों से वो तैयारी की सोच रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें। एलम और SA का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, एक साथ दोनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो 1 मार्च से जो हमने क्लास शुरू कर रखी है उस बैच के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और काफ़ी बिल्कुल क्या है, सिंपल तरीके से
एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने क्या आपको तैयारी करनी शुरू करवानी है इसके अंदर। और लगभग मेरे हिसाब से इसके अंदर 5-6 क्लास हो गई है, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या है, हरियाणा जीके भी मिल रहा है, हरियाणा जीके भी क्लास है। और इसमें क्या क्या क्लास मिलेगी, जीके की हो गई, उसके अंदर एक मैथ की क्लास भी है, हिंदी भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, और इसी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की भी प्रोवाइड करवाएंगे, इंडिया जीके भी कुछ पोर्शन रहेगा। तो ये इस तरह से क्या है, जो बच्चा ये सोच रहा है भी सीईटी की पहले तैयारी करें या फिर टेक्निकल की, तो आप अगर ये बैच ज्वाइन करोगे, यहाँ पर फ़ायदा देखिए आपको क्या रहेगा। अगर आप एम्पियर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके अंदर आपकी एक तो सीईटी की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है ना। सीईटी की तैयारी के साथ साथ आपकी जो है वो टेक्निकल तैयारी साथ में ज़रूरी है, तो वो भी आपकी थ्योरी की इसके अंदर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चा सोच रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए भी बैच ज्वाइन करें या ना करें, वो सोचे ना, बिल्कुल आप केटीपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और अभी क्लास को आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, यही थी क्लास आप सभी के लिए, जितने भी क्लासें हम प्रोवाइड करवाते हैं, और काफ़ी अच्छे जो सारे क्वेश्चंस आपके लिए हम बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।